नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का वसंत भाग 2 का पाठ 8। पाठ 8 जो है वो एक कविता है और ये कविता के जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि एक शाम का वर्णन है और इसमें शाम को एक किसान के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इस कविता का जो नाम है वो है शाम एक किसान, यानी शाम एक किसान, किसान के रूप में इसको प्रदर्शित। यहाँ पे जो कवि ने है वो किसान के रूप में जाड़े की जो एक शाम है उसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। उसका जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जैसा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये पहाड़ जो है एक किसान की भांति दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर जो है वो बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर की जैसी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो नदी है और ये जो बादल है ये साफा सा नज़र आ रहा है और ये जो नदी है घुटनों पर एक चादर पड़ी हुई सी नज़र आ रही है। तो वो जो पलास के पेड़ों पर जो है वो खिले हुए लाल लाल ये हैं, ये पलास के जो पेड़ हैं, ये इस पे जो है वो खिली खिली सी जो है वो फूल जलती हुई अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर जो है वो घना सा होता हुआ अंधकार, यानी ये जो क्षितिज है इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि घना सा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अंधकार जो है झुंड में बैठी भेड़ों जैसा है। जो अंधकार है ये जो अंधकार है ये देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ पे जो ये भेड़ है ऐसे लग रहा है कि मानो ये कोई झुंड में बैठी हुई भेड़ें हैं और सूरज जो है उस पर सुलगती हुई आग की भांति दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो सूरज है ये सूरज कैसा लग रहा है, जैसे कोई चिलम रखी हो और चिलम में आग धधकती हुई सी दिखाई दे रही हो, ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। और अचानक मोर बोल उठता है, पूरा शांत वातावरण है और मोर अचानक से बोल उठता है तो जैसे लगता है कि जो आवाज़ है ये कैसे सुनते ही हो। तो इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब। तो मतलब कहने का ये है, ये सारा जो वर्णन है ये पूरा इस कविता का ही वर्णन है। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो यहाँ पे जो आकाश है, आकाश ने क्या बांध रखा है, ये साफा लग रहा है बंधा हुआ। सूरज की जो चिलम है ये देखिए, यहाँ पे सूरज की जो है वो खिला हुआ है, ऐसा लग रहा है शाम के टाइम पे मानो कि एक चिलम है और पहाड़ जो है वो बैठा हुआ है। ये देखिए ये पहाड़ क्या है, बैठा हुआ है और घुटनों पे चादर, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, पहले ही मैंने थोड़ा सा इसका व्याख्या आपको बता दी थी कि कैसे कैसे है इसमें। और इसमें जो नदी है चादर के पास ही दहक रही है, चादर के पास ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चल रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अब वो पलास जो है ये जंगल है और नदी के पास में ये दहक रही है। दहकने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अभी इसके साथ सब के मैं अर्थ बताऊंगी शब्दों के। पलास के जंगल की जो अंगीठी है वो ऐसा लग रहा है मानो धधक रही है, अंधकार दूर पूर्व में और दूर कहीं दूर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कहीं अंधकार है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और जो ये यहाँ पे ये जो ये है ये अंधकार, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे भेड़े जो है वो झुंड बना करके बैठी हुई हैं। अब हम इसमें इसका शब्दों का अर्थ जान लेते हैं क्या क्या है। साफा का मतलब क्या है, यहाँ पे वो है पगड़ी, ठीक, पगड़ी। और जो सूरज की जो चिलम है, चिलम का मतलब क्या होता है, जो हुक्के के ऊपर रखा हुआ जो वो होता है हुक्के, यहाँ पे आधा क है ये, अगर हमने पूरा लिख दिया तो उसमें हलंत भी लगा सकते हैं। हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, ठीक है, रखने वाली वस्तु, ठीक, आई बात इतनी समझ में। अब चलिए दूसरे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चादर सी, चादर सी मतलब जो चादर के समान हो,
ठीक है, चादर के समान, चादर सी मतलब के समान। ठीक, यहाँ पे नहीं आएगा ये, इसे नीचे लिख देते हैं, समान। ठीक है, न यहाँ पे लगा देते हैं। अब उसके बाद है दहकना। अब दहकना का क्या होता है? जलना, जल रही, जलना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है? ईस्ट, इसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, सिमटना मतलब दुबका हुआ यानी छुपा हुआ। ठीक, अब है गल्ले सा। अब गल्ले सा क्या होता है? जो यहाँ है समूह के समान, गल्ले सा मतलब समूह के समान। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो कि ऐसे जो शाम का, जो जाड़े की जो शाम है, उसका जो सुंदर सा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी उसने साफा बांध रखा है और सूरज रूपी चिलम जो है उसने हुक्के पे रखी हुई है और उसे वो पी रहा है। और जो नदी है वो उसके घुटनों पर चादर की तरह लटकी हुई है। और जो पलाश के जो फूल हैं वो अंगीठी हुई, जलती हुई अंगीठी के समान लग रहा है। और जो दूर अंधेरा है वो अंधेरा क्या लग रहा है? मानो भेड़ों का सा समूह बना हुआ बैठा है। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि चारों तरफ शांत वातावरण है और अचानक से मोर बोल पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगा दी हो, जरा सुनते हो? चिलम ओंधी, चिलम मतलब जो वो सूरज रूपी जो चिलम है वो ऐसा लग रहा है मानो ओंधी हो गई है, यानी कि जब उसकी रोशनी ख़त्म हो गई है, वो उल्टी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है मानो वो उल्टी हो गई है और धुआं उठने लगा है। क्योंकि जहाँ नदियाँ होती हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पे सूरज छिपते ही धुआं सा उठने लगता है। ठीक है, और सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। तो सर्वेश्वर दयाल द्वारा जो रची हुई जो ये कविता है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और एक शाम का जो ये सुंदर वर्णन है, मन को बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला है, मन को बहुत ही लुभाने वाला है। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य इसका देखते हैं। ये इसका अभ्यास कार्य, ये देखिए यहाँ पे कविता से प्रश्न है। प्रश्न आप चाहो तो जैसे आपके विद्यालय में कराया जा रहा हो उसकी तरह करिए, नहीं तो इसमें इतनी आवश्यकता नहीं, पद्यांश भी इसका कराया जाता है। तो अभी हम इसमें आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। चलिए अब यहाँ पे आइए, देखिए इसमें कुछ जो है ये है शब्द हैं कुछ इसमें कविता से आगे। यहाँ पे ये देखिए, ये है इसके कविता से आगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है? अब रंग कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? पीला हो सकता है, ठीक है, लाल हो सकता है, पीला, लाल, हरा, नारंगी, काला, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद। तो ये सारे रंग इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा इसमें देखते हैं। ये है इसका दूसरा प्रश्न। शाम के समय से, ये शाम के समय जो ये नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि ये शब्द जो है ये शाम के समय क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। ये लिखने वाला कार्य नहीं है, सिर्फ ये आपको बताया जा रहा है इसका क्या अर्थ है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे पक्षी हैं, पक्षी क्या करते हैं शाम के समय? पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं, चहचहाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सीधे खड़े हो जाते हैं।
आपने देखा ना शाम के समय पेड़, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि पेड़ों को हाथ नहीं लगाना शाम के समय, ऐसा होता है ना। अब देखिए जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। और जो पिताजी हैं वो क्या होता है, काम से वापस आते हैं, काम से वापस आना। ठीक है। तो आप देखिए फल वाले क्या करते हैं, फल वाले क्या है, जल्दी जल्दी फल बेचते हैं और कहाँ आते हैं, घर वापस आते हैं शाम के समय अपना सारा काम समेट करके। और किसान क्या होता है, वो खेतों से वापस आता है, खेतों से वापस आना। ठीक है। चलिए अब इसमें है माँ। माँ क्या करती है, माँ बच्चों के साथ समय बिताती है, बच्चों के साथ होती है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसके साथ होते हैं, वो माता पिता के साथ होते हैं शाम के समय। यही होता है ना। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट ये देखते हैं प्रश्न। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। और संध्या की जो यहाँ पे देखिए ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टी वी टी टोट टोट, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है सुमित्रा नंदन पंत ने जो है शाम के समय का, ये कौन सा शाम के समय का, वैसे तो शाम कैसे लिखा जाता है, शाम का सुंदर सा ये है शाम। ठीक है। शाम के समय चिड़ियों की, उन्होंने चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन किया है। किसकी, चिड़ियों की, चिड़ियों की गतिविधि। ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगता है। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है वो तो चिड़ियों के ऊपर आधारित है। ठीक है, चिड़ियों के ऊपर। और जो सर्वेश्वर दयाल जी की जो कविता है वो क्या है, जाड़े की रात की एक शाम का वर्णन है। जाड़े की रात में, रात का नहीं, जाड़े की शाम हम लिखेंगे इसको। ठीक है, जाड़े की शाम, जाड़े की शाम का वर्णन है। ठीक है, ये मुख्य अंतर है इसका। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। यहाँ पे देखिए ये इसका अनुमान और कल्पना है। शाम के बदले यदि आपको ये कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों को की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर सोचिए। अब क्या सोचना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल ने जो है यहाँ पे शाम की जगह सुबह का वर्णन किया है कि पेड़ जो है वो आपस में क्या करने लगे हैं, पेड़ आपस में जो है हिलाते हैं, बजने लगते हैं। सूरज ऐसा लगता है मानो कोई लुढ़कती हुई गेंद आ रही है, और वो बोलते हैं, सबको उठाते हैं, सुबह हो गई सुबह हो गई, उठ जाओ मेरे बच्चों उठ जाओ। तो ये इस तरह का वर्णन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे का इसमें थोड़ा सा ये दिया गया है, ये देखिए आपको भाषा की बात यानी व्याकरण। ठीक, व्याकरण। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। नंबर 1 है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, पेड़ मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो यहाँ पे जो सी और सा है ये व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द हैं। अब आप सोचिए थोड़ा, कैसे शब्द हो सकते हैं ये शब्द हैं संज्ञा और
विशेषण के साथ। ये जो सा और सी जो लगा है ये कौन से शब्दों के साथ लगा है? संज्ञा और विशेषण। ठीक है, इन शब्दों के साथ लगा है। जैसे कौन कौन सा? ये आपका देखो चादर सी, ये क्या है? संज्ञा है। गल्ले सा, छोटा सा, नन्ही सी, ये सब क्या है? संज्ञा और विशेषण है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? संज्ञा और विशेषण के साथ। अब यहाँ पे इसका नंबर 2 है। ये नंबर 2 आसान है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से 2 वाक्य करिए। औंधी, औंधी का मतलब उल्टा है, दहकना, सिमटा, ये वाक्यों के द्वारा जो है आपको इन्हें बताना है और कि ये कौन से शब्द हैं और किस तरह के का संदर्भ इनके साथ में लगता है। औंधे का मतलब क्या है? उल्टा। और दहकना का मतलब क्या होता है? जलना। और सिमटने का मतलब होता है छिपना, दुबकना। तो उम्मीद है ये छोटी सी एक कविता थी, इसका अभ्यास कार्य भी हमने इसी में करा दिया है। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी और ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि वीडियो के अंत में आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और आनंद लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।